जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, आज अपनी करने वाले हैं टेस्ट जो 12th था अपना जैव रासायनिक चक्रण, उसको डिटेल के साथ समझेंगे कि कौन कौन से पर्सन थे, उनको किस प्रकार से हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो भी इसमें स्पेशल है, नाइट्रोजन चक्कर वगैरह से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी चक्रों को अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से चक्कर हैं, किस प्रकार से सब कंपन होते हैं कंप्लीट अपने पूरे इन्वायरमेंट के अंदर। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का पार्ट भी इसमें लिखा है, लिया गया है, इकोसिस्टम वगैरह है, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो डिटेल से समझते हैं। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न है इसमें, विश्व पर्यावरण दिवस जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है अपना, वो कब बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है 5 जून को। याद कैसे रखेंगे? देखिए साथियों, सिंपल सा तरीका है, आप थोड़ा सा एक बार रिलेट करके इस शब्दों को छोड़ देंगे, तो आप थोड़ा सा जैसे ही ऑप्शन सामने होंगे तो आप कहीं ना कहीं वो चीज याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, इसका तरीका ये हो सकता है 5 जून, यानी 5 तारीख है, छठा महीना है इसमें। अब देखिए साथियों, 5 से आप याद रखिए, जैसे लिखता हूं वर्ड, तो WORLD, ये वर्ड की स्पेलिंग है अपने, ठीक है ना, ये है वर्ड। और दूसरी बात, 6 का यहाँ पर क्या है, तो देखिए इसको हमने इंग्लिश में लिखा, इसको मैं लिखता हूँ हिंदी में पर्यावरण। देखिए साथियों, जब पर्यावरण लिख रहा हूं तो मैं 6 यहाँ पर एक प्रकार से वर्णों का उपयोग कर रहा हूं, पे, रे या व, ऋण, ये 6 लेटर यूज लिए हैं। और इंग्लिश में मैंने वर्ड को लिखा तो 5 लेटर यूज लिए हैं। तो एक प्रकार से वर्ल्ड इन्वायरमेंट या विश्व पर्यावरण दिवस को याद रखने का थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके आप इसको सब इनके वर्णों के आधार पर या लेटर के आधार पर थोड़ा सा रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को बना सकते हैं। इसके अलावा आपका भी कोई स्पेशल अपना एक कोई तरीका हो सकता है, इसे नाम को देखकर कोई दिमाग में आपकी चीजें आती हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि डेट याद रखना हो, किसी वैज्ञानिक का नाम याद रखना हो। ये चीजें हमेशा ही हमेशा, मैं तो यही कहता हूं, चीजों को रिलेट करके थोड़ा सा याद रखोगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। तो थोड़ा सा याद रखना, 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पारितंत्र में एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्कर नहीं है? तो साथियों, यहां पर देखिए बात कर रहे हैं हम, कौन सा एक चक्कर ऐसा चक्कर है जो गैसीय नहीं है। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूं, मोस्टली हम भू रासायनिक चक्कर 2 प्रकार के पढ़ते हैं। एक तो होता है गैसीय, जो अपने पर्यावरण के अंदर गैस के रूप में है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना, कार्बन भी यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, नाइट्रोजन है। तो ये सारे के सारे मोस्टली अपने क्या होते हैं, ये गैसीय है। अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन है हम बात करते हैं लगभग 21% है, कार्बन भी विभिन्न अलग अलग अपने कह सकते हैं पदार्थों के अंदर मिलती है, जैसे CO2 के रूप में पाई जाए, कार्बोनेट के रूप में पाई जाए, तो अलग अलग है, जिसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे। और दूसरा अपना होता है अवसादी रूप में। अवसादी का मतलब यहाँ पर क्या है, अवसाद यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है, जिसमें हम कहते हैं कि नीचे चट्टानों के रूप में हम कह सकते हैं पृथ्वी के धरातल के अंदर की ओर, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं वायुमंडल में है। और ये हम कह सकते हैं स्थल मंडल में एक प्रकार से, या भूपर पट्टी के नीचे की ओर, जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है। तो ये जो फॉस्फोरस है, सल्फर, ये मोस्टली हमारे क्या है, एक प्रकार से अवसादों के रूप में पाई जाती है, चट्टानों के रूप में एक प्रकार से नीचे की ओर जमाव है इसका। और दूसरा ये है गैसों के रूप में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी अपने नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये तो है गैसों के रूप में, जबकि फास्फोरस है, ये अवसाद के रूप में है, ये गैस भू रासायनिक चक्र का प्रकार नहीं है। ये एक अच्छा प्रश्न है साथियों, इनको याद रखना। फास्फोरस और सल्फर नहीं है, बाकी ये तीनों है अपने गैस के। पृथ्वी का कितना भाग हम कह सकते हैं जल से घिरा हुआ है? हम जानते हैं पृथ्वी का जो पूरा पार्ट है, पृथ्वी के अधिकांश भाग पर हमारे क्या है, जल है। लगभग 71% पर हम कहते हैं इसमें पानी है, और लगभग 29% पार्ट पर हम क्या कहते हैं, इसमें क्या है, अपना अपना अपने स्थल है। तो साथियों, लगभग हम कह सकते हैं 71% और 29%, तो ये लगभग 2/3 पार्ट है। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा 2/3, लगभग 2/3 है, ठीक है ना। विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? तो साथियों देखो, इसको याद रखने का तरीका है, जल अभी हमने कहा था, जल जो पृथ्वी पर कितने % पार्ट पर है, ये 2/3 पार्ट पर है, 2/3 पार्ट पर है। इसी को थोड़ा सा याद रखना, 2 को बस 2 बार लिख रहा हूं मैं, 2 2 2 2 क्या, 2 पानी 2, तो 2 2 क्या, 2 मुझे पानी 2, ठीक है ना। तो याद रखना, मार्च का महीना और 22 मार्च, थोड़ा सा ये याद रखने का आपका तरीका हो सकता है कि पृथ्वी पर पानी 2/3 हिस्सा है, 2/3, तो 2/3 आपको याद रह जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें याद रखना, 2 और 2, ये 22 जो है, ठीक है ना, 22 को आप याद रख ले सकते हो, या भाई 22 को देखो, 22 से कई जगह आप हिंदी वगैरह में टाइप करते हो, 22 को 22 से भी जैसे डिनोट करते हैं कई बार, ठीक है ना। तो अपना अपना तरीका होता है याद करने का। मेरे लिए मैं कहता हूं थोड़ा सा ये आसान आपके लिए रहेगा, 2/3 हिस्सा है तो इसमें सिर्फ 2 जोड़ना है, तो 22 मार्च आपके लिए जल दिवस याद रहने का एक तरीका हो सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजन चक्कर के बारे में। अब देखिए, नाइट्रोजन चक्कर का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं। हमें पता है हमारे जो वायुमंडल में
78% नाइट्रोजन है। उसमें से अगर बात करें पेड़ पौधे इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। अब इस नाइट्रोजन को लेने के लिए वो किस में बदलेंगे, एक प्रकार से वो या तो NO2, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं नाइट्राइट, और एक होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है ये, याद रखने का तरीका ये भी हो सकता है, देखिए नाइट्राइट, नाइट्राइट, इसमें आ की मात्रा आ रही है, और इस ये होता है नाइट्रेट, एट 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 ए की मात्रा आ रही है, तो इसमें आ की, इसमें ए की, आ की मात्रा होती है एक प्रकार से, आ पहले आता है छोटा है, ए है बड़ा, अपने आप में हम कह सकते हैं पहले आता है वो छोटा, बाद में आता है वो बड़ा है, या हम कह सकते हैं 2 पहले आता है 3 बाद में आता है। तो मात्राओं से आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा आपको रिलेट करके, कई बार तो इन सूत्रों में प्रॉब्लम हो जाती है, नाइट्राइट कौन सा है, नाइट्रेट कौन सा है। एक बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है, ऑप्शन में दोनों दे रखा था कि पादप किस रूप में नाइट्रोजन के यौगिकों को ग्रहण करता है, तो मोस्टली वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, ये उत्तर सही माना गया था, जबकि ऑप्शन में ये भी था, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार सूत्रों को याद रखना भी जरूरी हो जाता है। नाइट्रेट ये होता है, ये नाइट्राइट होता है। अब देखिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे बिजली चमकने से, बिजली चमकती है तो उससे भी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं नेचुरल तरीके से हो सकता है। दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से भी हम नाइट्रोजन से ये बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि पहले नाइट्रोजन को हम कह सकते हैं कि N2 + 3H2, ये मैंने आपको बताया भी था वीडियो बनाकर भी, और इसे हम कहते हैं 2NH3 अमोनिया। इस अमोनिया को फिर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन में आगे बदला, नाइट्रेट वगैरह में बदला जा सकता है, ठीक है ना, और वो कुछ बैक्टीरिया करते हैं जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग कर सकते हैं बिना जीवों की सहायता से, या कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके भी हम इसका बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाले जीव 2 टाइप के हो सकते हैं, एक सहजीवी और दूसरा एक असहजीवी। सहजीवी कौन से होते हैं, जो साथ साथ रहते हैं, 2 जीव जब साथ साथ रहते हैं उनका संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध। जैसे आपने नाम सुना होगा लाइकेन, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से देखिए जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में या दलहनी पादप जो होते हैं, यानी लेग्यूमिनेसी कुल के पादप कौन से होते हैं, जिनमें फली लगती है, फली, ठीक है ना, मूंग है, मोठ वगैरह है, मटर वगैरह है, ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर पाए जाते हैं विशेष प्रकार के कुछ गुलिकाएं होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, लेग्यूमिनेसी कुल की पादपों के अंदर पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को लेता है और उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट वगैरह में बदलता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में राइजोबियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कौन से पादपों में, लेग्यूमिनेसी। अब जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं अलेग्यूमिनेसी बोल सकते हैं, उनमें एक फ्रेंकिया नाम का अलग फ्रेंकिया उनमें पाया जाता है फ्रेंकिया, इसमें पाया जाता है राइजोबियम। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, और ये भी अच्छा प्रश्न है जो कई एग्जामों में पूछा गया है कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में कौन सी मतलब जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो राइजोबियम पाया जाता है। और अलेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में कौन सा पाया जाता है, वहां पाया जाता है फ्रेंकिया। तो ये थोड़े दोनों है, आपको याद रखने हैं। दूसरा बात करते हैं असहजीवी। तो असहजीवी के रूप में ऐसे जीव जो कोई साथ साथ नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं, तो उनके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, अगर बात करें इसमें कुछ वायवीय हो सकते हैं, कुछ अवायवीय हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बात करता हूं मैं क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ठीक है ना। और एक अपना है अवायवीय में तो पाया जाता है क्लोस्ट्रीडियम, और वायवीय के अंदर पाया जाता है अपना एजोबैक्टर, एजोबैक्टर। तो साथियों ये जो है अपने स्पेशल कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो स्पेशली अकेले रहते हैं, और साथ ही साथ वायवीय का मतलब है इसको वायु की जरूरत होती है, कौन से को, एजोबैक्टर को, ठीक है ना। और दूसरा है अवायवीय, वो है क्लोस्ट्रीडियम। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए क्लो का मतलब है, यहां पर सिर्फ ए शब्द जोड़ा मैंने, अकेलो, अकेला का मतलब है यहां पर अकेला रहता है, इसको वायु की जरूरत नहीं है, अकेले ही ये काम कर देता है। जबकि एजोबैक्टर, एजो को एज से याद रखना, एज का मतलब होता है उम्र, उम्र बढ़ रही है साथ साथ, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और वैसे वैसे क्या है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं एज। और वायु, वायु को हम आयु से याद रख सकते हैं, वायु, या देखो वायु, युवा, उल्टा अगर पढ़ू तो इसको शब्द बनता है युवा, युवा को एज से जोड़ सकते हो कि युवा एक एज है, एक उम्र है, एक अवस्था है। तो एज
युवा या वायु, तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा रिलेट करोगे तो याद रह जाएगा कि वायवीय बैक्टीरिया कौन सा है, एजोवेक्टर, और अवायवीय जिसको वायु की जरूरत नहीं है वो अकेला है, अकेला या अकेला या एकला, ये हिसाब से आप याद रख सकते हो। ए शब्द जोड़ते ही अकेला बन गया, तो इसको वायु की जरूरत नहीं है। तो क्लोस्ट्रीडियम, स्टेडियम से याद रखना, स्टेडियम में अकेला गया है। ये क्लोस्ट्रीडियम नाम आपने सुना होगा, इसके अंदर टीटनस के अंदर भी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का जो जीवाणु होता है, जो टीटनस रोग वगैरह में मतलब जो इंपॉर्टेंट जिसकी भूमिका है, तो उसी प्रकार ये होता है क्लोस्ट्रीडियम। ये मदद करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, और जो असहजीवी के रूप में होता है। बाकी और को भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो पहला प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जब ये नाइट्राइट वगैरह में बदल जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, पादप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये सीधा पेड़ पौधों के पास चला जा सकता है, पेड़ पौधे ले लेते हैं इनको और शोषण कर सकते हैं नाइट्रेट को सीधा। अब दूसरा, जैसे ही पेड़ पौधे इनको लेंगे तो पेड़ पौधों पर जो निर्भर करते हैं, जैसे कोई अन्य जंतु है वो इनको खा सकते हैं, वो इनका उपयोग कर सकते हैं, या पेड़ पौधे डायरेक्ट नष्ट होते हैं तो ये क्या होता है, लास्ट में अपघटन होने के बाद अमोनिया के रूप ले लेते हैं NH3 के रूप में, या जंतु अपघटित होने के बाद अमोनिया का रूप ले सकते हैं। तो अमोनिया जो बनी है, अमोनिया बनने की प्रक्रिया कहलाती है अमोनीकरण। अमोनीकरण, तो जो नाइट्रेट था एक प्रकार से नाइट्राइट या नाइट्रेट था वो अमोनिया में बदल चुका है, तो दूसरा जो स्टेप होता है उसे कहते हैं अमोनीकरण। अमोनिया बन गई। अब इस अमोनिया से क्या बन सकता है, अमोनिया से भी नाइट्राइट या नाइट्रेट बन सकते हैं। अमोनिया से जब नाइट्राइट NO2 बनता है, मैं यहां पे लिखता हूं NO2 जब बनता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि देखिए इसे कहते हैं अमोनीकरण, इसे कहते हैं अमोनिया से जब वापस नाइट्रोजन के यौगिक बनते उसे कहते हैं हम नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ये 3 नंबर स्टेप होता है नाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है, अमोनिया से पहले बनती है NO2 नाइट्राइट, और ये बनाता है एक नाइट्रोसोमोनास नाम का बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो अमोनिया को किस में बदल देता है, अपने NO2 में बदल देता है। तो ये होता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है ना। चलिए अभी मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक स्टेप बताना चाह रहा हूं यहां पर फिलहाल, कि जैसे पहली स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कि नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में अपने नॉर्मल नाइट्रोजन के रूप में है, N2 के रूप में है, तो उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है। फिर पेड़ पौधे या जीव जंतु इसका उपयोग कर लेते हैं। ये मृत होने के बाद, अपघटित होने के बाद, ठीक है ना, या फिर विषाक्त पदार्थों के रूप में जब छोड़ते हैं तो अमोनिया के रूप में निकलती है। ये अमोनिया है, इसको वापस से नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। और ये नाइट्रीकरण, जैसे इसे NO2 ऐसे बनता है NO3, ठीक है ना, और इस NO3 से फिर वापस नाइट्रोजन बनने की प्रक्रिया इसे कहते हैं विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। तो मेरे हिसाब से आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना होगा, और अब थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रोसेस होती है। टोटल 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक। दूसरा स्टेप नाइट्रोजन के यौगिकों से अमोनिया बनना, जिसे कहते हैं हम अमोनीकरण। अमोनीकरण यानी अमोनिया का बनना। दूसरी बात, फिर अमोनिया से क्या बनना, वापस नाइट्राइट के यौगिक, तो नाइट्रीकरण। और नाइट्राइट से नाइट्रोजन से वापस N2 का बनना कहलाता है विनाइट्रीकरण कहलाता है। ये टोटल 4 स्टेप होता है जिसमें नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट होता है। और कौन कौन से इसमें बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में बेसिक बताया। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए क्लियर होती जाएगा। तो अब आने वाले सभी प्रश्न को मेरे हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर प्रश्न पूछा है हमसे, अमोनिया को कौन सा जीव है जो नाइट्राइट, अभी मैंने आपको बताया था नाइट्राइट में बदलता है, तो अभी नाम आया था नाइट्रोसोमोनास। कौन सा आता है, नाइट्रोसोमोनास। और दूसरा देखिए यहां तो बना देता है NH3 से NO2। अब इस NO2 को NO3 में कौन बदलता है, तो ये अपना होता है नाइट्रोबैक्टर। कौन सा होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है, ये NO3 में बदल देता है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है। इस हिसाब से थोड़ा सा इसको याद रखना है हमें। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है कि विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। देखिए वेला मेन इस प्रश्न का मकसद ये है, जल जो चक्कर हम पढ़ते हैं, जल चक्कर में आपको बेसिक पता होगा क्या क्या चीजें होती है। कि सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि जो भी पानी है पृथ्वी पर अधिकांश पार्ट है वो पानी हमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समुद्रों के रूप में पानी है हमारा अधिकांश 71% पार्ट जो है उसमें। जैसे जैसे यहाँ पर इसको हीट मिलती है, ये जल है वाष्प के रूप में उठता है, ऊपर की ओर जाता है और बादल बनाता है एक प्रकार से। बारिश होती है तो बारिश, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, ये बूंदे हैं वाष्प बन के उड़ती है, तो वाष्पन होता है, पहली प्रोसेस होती है वाष्पन।
ये वेपर के रूप में जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और फिर यहाँ पर वापस से इसका होता है संघनन, कंडेंसेट होता है। फिर वापस संघनन का मतलब क्या होता है, जो गैस है, जल वाष्प है, उसको वापस बूंदों के रूप में बदलना, तो संघनन। और तीसरा होता है वर्षण। वर्षण का मतलब यहाँ से है जो प्रिसेप्शन की प्रक्रिया होती है, यानी जो वर्षा जल के रूप में ये जो संघनन के बाद में जो बूंदे बनी है उस बूंदों को वापस नीचे की ओर आने की प्रक्रिया होती है। अवक्षेपण भी बोलते हैं हम, या फिर इसे वर्षण की प्रक्रिया बोलते हैं। वर्षा जो होती है वापस तीसरे स्टेप है जिसमें पानी बारिश के माध्यम से वापस नीचे आ जाता है। अब ये पानी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ समुद्रों के ऊपर ही बारिश होती है, ये जमीन पर भी होती है। तो कुछ पानी है वो जमीन की गहराई में चला जाता है। कुल जो पानी होता है उसे कहते हैं होलार्ड। होलार्ड होलार्ड में से वो पानी जो पेड़ पौधों के काम आता है, पेड़ पौधों के जो काम आता है उसे कहते हैं केशार्ड। केसार्ड शब्द वैसे केशिकात्व जल, केशिकात्व क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि केस नली, जैसे पतली सी एक नली होती है जिसे केस नली कहते हैं। अगर आप जैसे आपने टॉवल वगैरह को आप पानी में डुबाते हैं, कागज को डुबाते हैं, तो पानी ऊपर माफी चाहूंगा बीच में थोड़ा सा लाइट जाने के कारण, इसको फिर से चलिए साथियों कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे देखिए साथियों कि जो कुल जल होता है उसे हम कहते हैं होलार्ड। होलार्ड होल आप सब समझते हैं, होल का मतलब ही होता है, वॉल का मतलब होता है कंप्लीट, यानी जो कुल जल है उसे हम कहते हैं होलार्ड। और साथ ही साथ इसके दो भाग होते हैं। तो इसमें से वो पार्ट जो पेड़ पौधे हैं जो इस जल का उपयोग कर सकते हैं वर्षा के जिस जल का, तो उस जल को हम कहते हैं केसार्ड। केसार्ड, ये देखिए नाम केसार्ड शब्द बना है केशिकात्व से, केशिकात्व। कैपिलरिटी या केशिकात्व शब्द आपने केसी नली या फिर केशिकात्व विधि फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि किसी भी आप पात्र में अगर जल लेते हैं, उस जल में अगर कोई पतली सी नली डुबाते हैं तो नली के माध्यम से पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग तो पानी नीचे की ओर जाना चाहिए, जबकि पानी किसी पतली नली से अगर ऊपर की ओर चढ़ने लग जाए तो उस विधि को हम केशिकात्व विधि कहते हैं। ठीक है ना, जो कैपिलरिटी होती है। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा कागज को अगर आप पानी में डुबाते हैं तो पानी हल्का हल्का ऊपर चढ़ने लगता है। किसी कपड़े को आप पानी में डुबाते तो पानी उनकी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके माध्यम से जो पानी ऊपर चढ़ता है उसे हम कहते हैं केशिकात्व विधि। ठीक इसी विधि से पेड़ पौधों में भी क्या होता है, पानी जो पानी प्राप्त होता है उसे कहते हैं केशिकात्व जल। तो केशिकात्व जल जो होता है उस पार्ट को हम कहते हैं केसार्ड। पेड़ पौधे जिस जल का उपयोग कर सकते हैं वो वाला पार्ट होता है केसार्ड, और जिसका उपयोग नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इकार्ड। तो इस प्रकार से कंप्लीट मैंने आपको बताया जल चक्र किस प्रकार काम करता है, कि जो पानी है अपने पूरी पृथ्वी पर 71% पार्ट, उसमें से जो अधिकतर महासागरों के रूप में है। और महासागरों में जाता कहां से, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने कहा महासागरों में जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो देखिए 3 प्रोसेस यहां पर हो चुकी है। सबसे पहले वाष्पन, वाष्पन के बाद संघनन, और यहां पर वर्षण, वर्षा के रूप में वापस जल का नीचे आना। और चौथी जो प्रोसेस है देखिए साथियों, अब क्या होता है, वर्षा होने के बाद जो ये पानी है, ये पानी जमीन पर आता है कुछ पार्ट, इसमें से अधिकांश जो जल होता है वो जल नदियों के माध्यम से वापस समुद्रों में, महासागरों में आगे चला जाता है। अब ठीक उसी प्रकार अगर कुछ पानी होता है वो जमीन की गहराई में चला जाता है, और उसमें से कुछ पार्ट होता है वो पेड़ पौधे जीव जंतु है वो उसका उपयोग कर लेते हैं। उसी जल का फिर उत्सर्जन के रूप में जो बाहर निकलता है, वापस शरीर से किसी प्रकार से शरीर से बाहर निकलता है, तो उससे ठीक वो जल है वही रिपीट हो रहा है। यानी कुल जल जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर केवल सभी झीलों का पानी ही संचित है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भूमिगत जल ही कुल है उतना का उतना ही है, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। जो ओवरऑल पानी है पूरी पृथ्वी पर, विश्व में पूरी पृथ्वी पर जो जल है उसकी कुल मात्रा नियत है, ना कि किसी एक विशेष स्थान पर पानी की मात्रा नियत है। पूरी पृथ्वी के ऊपर हम जो 71% पानी आज से बहुत सालों पहले अगर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय से 71% है, और आज भी 71% है, यानी कुल जल जो है वो संचित है। इसी प्रकार इस पार्ट को हम कहते हैं जल चक्र। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था नाइट्रोजन चक्कर की, वही नाइट्रोजन है, वही वायुमंडल में जा रही है, फिर नाइट्रोजन स्त्रीकरण हो रहा है, अमोनीकरण हो रहा है, फिर हम नाइट्रीकरण हो रहा है, और फिर विनाइट्रीकरण होकर वही 78% जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में संचित है। तो ओवरऑल पूरे वायुमंडल की बात वहां पर ये है। ठीक उसी प्रकार पानी है, उसी प्रकार जो ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में 21% है, ये भी कुल मात्रा, अगर पहले भी आप 21 पढ़ते थे आज भी 21 पढ़ते हैं। इसी प्रकार कार्बन का हो या फास्फोरस हो, सल्फर हो, इनकी कुल मात्रा है वो संचित है, ना कि किसी विशेष स्थान पर इनकी मात्रा संचित है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व का कुल जल है वो क्या है, नियत है यहाँ पर पूरी पृथ्वी का। ठीक है, किस प्रकार से पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, तो किस प्रकार, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए इसके अंदर पाया जाता है दलहनी पादपों में। लेग्यूम जो पादप होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, फलियों वाले पादप, और खास करके दलहनी पादप जो है
उसके अंदर पाया जाता है अपना कौन सा राइजोबियम। और जो दलहनी नहीं है, या सॉरी जो अपने लेग्यूमिनेसी कुल के नहीं है, एलेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाया जाता है फ्रेंकिया। तो फ्रेंकिया सूक्ष्म जीव है वो पाया जाता है एलेग्यूमिनेसी कुल में, और जो अपना राइजोबियम है, ठीक है ना, ये पाया जाता है अपना लेग्यूमिनेसी या दलहनी पादपों में। नेक्स्ट है जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल साथियों, अगर हम बात करें यहां पर, देखिए जल का जो वाष्पन होता है, हम बात करते हैं वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है। नॉर्मल अगर खुले पात्र के अंदर हम कहें सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया हो सकती है। नॉर्मल सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की प्रक्रिया हो सकती है। कैसे? जैसे अगर अपने घर में भी कहीं पर पानी गिरा हुआ होता है, वो भी कुछ समय बाद हम देखते हैं, थोड़ी समय बाद वो सूख जाता है। या अपने हम नॉर्मली क्या कहते हैं, देखिए एक प्रोसेस हम कहते हैं कि पानी को वाष्प बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये तो क्वथनांक पर होना चाहिए था ये काम तो, लेकिन फिर भी हमारे जो नॉर्मल हमारे घरों के अंदर अगर पानी वगैरह गिरा हुआ होता है वो सूख जाता है। तो ये पानी कैसे सूखा? क्योंकि जो पृष्ठ पर फैल जाता है, अपर वाइपर वगैरह के माध्यम से आप देखते हो कि पानी को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है पानी वो जो आंगन वगैरह होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब पृष्ठ जितना ज्यादा बड़ा होगा वाष्पन की प्रक्रिया उतनी जल्दी हो जाएगी, और जितना बड़ा होगा तो वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती है। और वाष्पन वैसे नॉर्मल क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आसपास की हीट को अवशोषित कर कर फिर वो वाष्प में बदलती है, तो इसमें समय लगता है। तो ये थोड़ा सा क्या स्लो प्रोसेस है। तो इसमें दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। कथन एक और कथन दोनों ही क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम पृथ्वी पर पृष्ठ से ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहां पर बात कर रहा है तो उस समय तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों हमारे जैसे वायुमंडल के अंदर अगर देखें तो विभिन्न हम देखते हैं विभिन्न पृष्ठ हैं। पृथ्वी की तल से जैसे मान लो यहां से जितनी अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो नॉर्मली ये कहा जाता है, ये मान है कि लगभग 165 मीटर ऊंचाई पर प्रति 165 मीटर पर जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वो कम हो जाता है। पृथ्वी के ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। और लगभग कितना कम होता जाता है, लगभग 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का कम हो जाएगा, फिर 165 मीटर पर और 1 डिग्री कम हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। हाँ, आगे चलकर अलग अलग मंडल है, जैसे अपन वायुमंडल के अंदर देखते हैं क्षोभ मंडल है, समताप मंडल में टेम्परेचर लगभग समान रहता है, आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। तो अलग अलग मंडलों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम कह सकते हैं पृथ्वी तल पर ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई की बात यहाँ पर है, तो फिर हम कहेंगे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा देखिए साथियों, इस मंडल वगैरह से प्रश्न ये भी आ सकता है कई बार, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अपने अगर समताप मंडल लगभग कितनी ऊंचाई पर शुरू हो जाता है, तो इसका एक छोटा सा अनुमान आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है अपनी, ये पृथ्वी का पहला अपना अगर हम कहें कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अपना क्षोभ मंडल है पहला। लगभग हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तल से लगभग एक आइडिया बता रहा हूं 20 किलोमीटर तक अपना क्षोभ मंडल चलता है। लगभग 23 किलोमीटर के आसपास अपने समताप मंडल में ओजोन परत शुरू हो जाती है। ये वाली पार्ट ये ओजोन परत है। और ओजोन परत कौन से पार्ट में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किसमें, डोबसन में। डोबसन, इसे डूबने से याद रखना, डोबसन, सब डूब जाएंगे यदि ओजोन परत खराब हो गई तो। डूबने से यहां पर मतलब है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से आने वाली किरणों में जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ये हमारे डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर पहुंचती है तो इससे व्यक्ति को स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। इससे बचाने के लिए जो ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन का सूत्र होता है O3। O3, तो जो ऑक्सीजन के ही अणुओं के होते हैं, इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु है, तो यह हम कहते हैं इसे ओजोन परत। ये O3 क्या होता है, ओजोन होता है। और दूसरी बात हम कहें ये ओजोन किस किस कारण से नष्ट होती जा रही है, जैसे अंटार्कटिका जैसे सागरों के अंदर इसमें छिद्र भी देखे गए हैं अंटार्कटिका साइड में, तो वहां पर हम कह सकते हैं ये डोबसन है, इसकी मोटाई मापी जाती है इसके अंदर। कुछ स्थानों पर इसकी मोटाई बहुत कम देखने को मिल रही है। और ये धीरे धीरे ओजोन परत का जो अपघटन हो रहा है, इसमें सबसे हानिकारक जो गैस है वो है CFC, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैस। रेफ्रिजरेटर वगैरह में, एसी वगैरह के अंदर जो गैस यूज करते हैं ठंडक के लिए, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम फ्रियोन गैस भी कहते हैं। पुराने समय में अमोनिया वगैरह का उपयोग भी करते थे, लेकिन वो हानिकारक होने के कारण आजकल फ्रीज में, एसी वगैरह में CFC का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा CO2 भी कुछ कारक है, मीथेन भी है, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण क्या हो रही है। और इसके अलावा जल वाष्प भी है, कुछ ऐसे कारक है जिसके कारण अपनी क्या है, ये जो ओजोन परत है उसका विघटन हो रहा है। तो इससे संबंधित मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है, थोड़ा सा इसको भी आप याद रखिएगा। मंडलों से संबंधित थोड़ा सा पूछते हैं कई बार कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो थोड़ा सा याद रखना। हालांकि ये टॉपिक डायरेक्टली अपने सिलेबस में नहीं है,
फिर भी समताप मंडल में पाई जाती है और लगभग 23 किलोमीटर ऊंचाई पर है ये पृथ्वी तल से। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? देखिए, जल वाष्प को जल में परिवर्तित, तो जो जल वाष्प है, अभी हमने बात की थी जल चक्र में कि समुद्रों का जो पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है और कम होने के कारण ये समुद्र तल है, यहाँ पर पानी है मान लीजिए और वाष्प बन के उठ रहा है जल वाष्प के रूप में ऊपर। जैसे जैसे अभी मैंने कहा जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने पर यह वाष्प है ये ठंडी होकर वापस जल की बूंदों में बदलेगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं संघनन। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, इस सभी के बारे में भी मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूं आपको। वाष्पन क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था। इवोपरेशन क्या होता है, अभी बताया था कि वाष्प जो जल की बूंदों का वाष्प के रूप में ऊपर उठना वाष्पन कहलाता है। संघनन क्या होता है, उसी वाष्प का वापस जल में बदलना। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है जैसे कपूर की गोली है, नेफ्थलीन की है, एंथ्रासिन की गोलियां हैं, कोई भी ठोस पदार्थ है उसका डायरेक्ट गैस में बदलना। नॉर्मली ठोस से पहले द्रव में बदलता है फिर गैस बनती है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस से सीधा ही गैस में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जैसे नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड जैसे नौसादार भी कहते हैं। ये नेक्स्ट है आसवन। आसवन क्या होता है, देखो इंस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिल वाटर आपने नाम सुना होगा कि आश्वित जल। अब नॉर्मल इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, घरों में हम पानी वगैरह गर्म करते हैं किसी एक बर्तन के अंदर, उसमें हम कई बार क्या होता है बर्तन के ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं ताकि पानी जल्दी गर्म हो। अब पानी जो गर्म हो रहा है इसके अंदर मान लीजिए कोई पानी है तो पानी गर्म होकर वाष्प बन के ऊपर उठेगा, यानी पहले जो प्रोसेस होगी वो होगी अपनी क्या, वाष्प बन की प्रक्रिया होगी। जैसे ही वाष्प बन के ऊपर उठेगा तो ये जो प्लेट है उसको ऊपर से ढक रखा है। अब प्लेट के ऊपर का टेम्परेचर कम है और नीचे जो टेम्परेचर वो ज्यादा है। टेम्परेचर कम है उस पार्ट में ये वाष्प की बूंदें जब टच करेगी प्लेट के उस पार्ट को जो ऊपर से ठंडी है, तो वो उसके कारण क्या होगा कि वापस ये वाष्प है ये वापस बूंदों में बदलेगी। तो इसका मतलब यहां पर इसका क्या होगा, संघनन होगा। तो संघनन और एक प्रकार से वाष्पन, ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आसवन। और इस प्रकार जो पानी मिलता है हमें इस प्लेट पे चिपका हुआ जो पानी मिलता है वो आश्वित जल कहलाता है, या आसुत हम कह सकते हैं, आश्वित जल है वो एक प्रकार से। देखो शुद्ध पानी, शुद्ध पानी हालांकि इसे नहीं कह सकते क्योंकि इसमें मिनरल्स वगैरह नहीं होते। साइंस के अकॉर्डिंग शुद्ध जल माना जाता है वर्षा का जल। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा है, तो याद रखना सबसे शुद्ध जल माना जाता है वर्षा के जल को। तो इस टॉपिक से थोड़ा सा इसका भी रिलेशन है। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में पूछा गया था सिंपल जल का वाष्प का वापस जल में, तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, संघनन विधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दो गैस मिलकर वायुमंडल का लगभग 99% पार्ट बनाए हुए हैं। हम सब जानते हैं वायुमंडल का जो संगठन अपने वायुमंडल में मुख्य मुख्य रूप से अगर बात करें सबसे ज्यादा हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस है। लगभग 78% पार्ट हमारे वायुमंडल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। दूसरी पार्ट अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर दूसरी जो गैस है वो है ऑक्सीजन, लगभग 21%। 3 नंबर पे बात करते हैं, देखिए कुछ बुकों के अंदर आपको CO2 लिखा हुआ मिलता है जो लगभग पहले 0.03 लिखते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे पॉइंटों में इसका परसेंट बढ़ा है और आजकल इसका लगभग आपको 0.4 बुक में देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि 3 नंबर पे नहीं होती है, 4 नंबर पे होती है। 3 नंबर पे जो गैस है वो है ऑर्गन, अक्रिय गैस है एक, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, जीनोन, रेडोन वगैरह आपने सुना होगा, हीलियम वगैरह। ये तो ये आर्गन गैस है, इसका परसेंटेज लगभग 0.8 या लगभग 0.9 के आसपास है। तो 0.8 जो बुक में आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वो मुख्य गैसें हैं जो अपने वायुमंडल का अधिकांश पार्ट बनाए हुए हैं। इसमें से भी जो मुख्य रूप से ये दो गैस हैं आप देखोगे, ठीक है, लगभग 99% पार्ट है वो अकेले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने मिलकर बनाया हुआ है, जहां पर 78% पार्ट है नाइट्रोजन का और लगभग 21% पार्ट है ऑक्सीजन का। तो हम कह सकते हैं यहां पर नाइट्रोजन और साथ में ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर लगभग कितना परसेंट पार्ट बनाए हुए हैं, 99% पार्ट बनाए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवनों का वेग उतना ही। तो देखिए साथियों, पहली बात, जो पवनें चलती हैं ये किस कारण चलती हैं। हवा जो चलती है वो हमेशा, आप सुना होगा कि हवा वगैरह उच्च दाब से, जहां का दाब उच्च दाब जो होता है उस उच्च दाब से हवा हमेशा चलती है निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर। आपने एक विसरण विधि पढ़ी होगी, विसरण विधि में क्या होता है, कोई भी चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गतिशील होती है। ठीक उसी प्रकार जो हवाएं चलती है अपनी, वो भी हमेशा जहां पर वायुमंडलीय दाब उच्च है वहां से निम्न वायुमंडलीय दाब जहां है उसकी ओर गमन करेगी। और इनके मध्य का गैप जितना अधिक होगा, यानी जो वायुमंडलीय दाब का अंतर जितना अधिक होगा, आप सोच सकते हैं कि कई बार क्या होता है हमारे मौसम में अचानक हम देखते हैं बारिश वगैरह आने से पहले, आंधी तूफान आने से पहले वहां का दाब है वो बहुत ही कम हो जाता है।
हवाएं एकदम रुक जाती है तो वायुमंडलीय दाब हुमस हो जाती है, हम कहते हैं जिसे। तो उसका रीजन क्या है कि वहां अचानक से ही जहां दाब कम हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए एक मीटर भी होता है जिसे हम कहते हैं बेरोमीटर। बेरोमीटर, बेरोमीटर राजस्थानी भाषा में बेरो का मतलब होता है पता लगाना, यानी आपको पता है क्या, या फिर सामान्य भाषा मारवाड़ी में कहूं कि आपको बेरो बेरो है क्या, तन्ने बेरो है कि आप अपनी भाषा में कहो तन्ने बेरो है कि आपको पता है क्या इस बारे में। तो बेरो शब्द का मतलब है कि क्या बेरो है, इस बारे में पता है कि वायुमंडल बारिश होगी या नहीं होगी, क्या तेरे को पता है, या क्या तेरे तन्ने बेरो है। तो अपनी भाषा में हम कहते हैं बेरो होने का मतलब, यहाँ पर आप ट्रिक से याद कर सकते हो, पता है क्या कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो बेरोमीटर से हम बेरो लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो इसमें मोस्टली जो बेरोमीटर होता है, ठीक है ना, उसके अंदर पारा वगैरह भरा होता है 76 सेंटीमीटर तक। तो ये चलो बाद में बात करेंगे, फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेरोमीटर जो पार्ट है ये अपने वायुमंडलीय दाब को बताता है। जहां का वायुमंडलीय दाब, इस देखिए इसका पैमाना भी आप 3 तरीके से ज्ञात करते हैं। यदि बेरोमीटर का पैमाना धीरे धीरे एकांक ऊपर बढ़ता है तो मौसम साफ रहता है, ठीक है। और अगर सॉरी थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सॉरी, देखिए अचानक थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरता है तो हम कहते हैं यहां पर क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। दूसरी बात, अचानक नीचे गिरता है, पैमाना अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आ सकता है। और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो उसका मतलब मौसम क्या रहता है, साफ रहता है। तो इस आधार पर हम बेरोमीटर से पता लगा सकते हैं मौसम कैसा रहता है। तो जहां दाब कम रहता है और जहां दाब अधिक रहता है, अंतर जितना अधिक होगा दाब में, हवाएं उतनी ही तेज चलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं वायु दाबों के बीच का अंतर जितना अधिक होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। धुआं ऊपर की ओर उठता है, पहला कथन है। और कारण यह है कि क्या गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा भारी होती है क्या, गर्म वायु भारी होती है या ठंडी। तो हम सब जानते हैं, देखिए गर्म हवा जो होती है, देखिए हवा को जब गर्म करते हैं जो धुएं के रूप में जो उठता है, कोई भी धुआं ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ था वो भारी एक प्रकार से, या जो ठंडा था तो पहले ठोस अवस्था में था, जैसे गैस में धुएं के रूप में उठा तो ऊपर उठ रहा है। अब ऊपर कब उठेगा, जब वो हल्का होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो गर्म हवाएं होती है, गर्म हवा होती है वो भारी नहीं होती, वो क्या होती है, हल्की होती है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो केवल कथन सही है, कथन सही है और कारण भी सही है, कथन गलत है, कथन और कारण दोनों गलत है। तो हम कह सकते हैं केवल कथन सही है, इसका कारण गलत बता रखा है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा भारी नहीं होती, क्या होती है, हल्की होती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अलवण जल वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए इस पर्सन को इंक्लूड किया गया है। अंतरराष्ट्रीय अलवण दिवस, ठीक है, जल वर्ष कब मनाया जाता है। इससे पहले कई ऐसे प्रश्न आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर 2 तिहाई हिस्से से आप याद रख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जल का नाम जहां भी आए ना तो कहीं ना कहीं 2 और 3 का आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर है। इससे पहले मैं आपको 2 बातें बता चुका हूं, ठीक है ना। एक तो नाम आया था 22 मार्च, आपको याद है, तो 22 मार्च, 22 मार्च। इससे पहले एक डेट मैं आपको बता चुका हूं 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे वाला जो आपको बताया था, विश्व पर्यावरण दिवस जो था 5 जून वाला, ठीक है ना। और अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे अ लवण। तो देखिए अ जो जल वर्ष है ये है अपना 2003 के अंदर, ठीक वही 2/3 2 तिहाई हिस्से पर जल है पूरी पृथ्वी पर, तो उससे कहीं ना कहीं इसका भी रिलेशन बना सकते हैं। तो ये 2-3 वाला ऑप्शन आपको लगभग हर एक ऑप्शन में आपको मदद कर रहा है कहीं ना कहीं जल वाले टॉपिक में। निम्न में से इसे गति सजीव इकाई कहते हैं। ये प्रश्न शायद दिल्ली पुलिस वगैरह में आया था, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखिए याद रखना इसको, गतिक सजीव इकाई यानी हम कह सकते हैं डायनेमिक लिविंग इंटाइटी जो है अपनी पूरी, ठीक है ना। तो ये माना गया है वन को, फॉरेस्ट को, ठीक है ना। वनों को, जो वनों के माध्यम से जो वायुमंडल के अंदर जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन का नियमन करना हो, ठीक है ना, हरियाली के माध्यम से या वर्षा वगैरह होना हो, हर तरीके से हम सजीव की जो गतिक इकाई है जिसके कारण पूरा सजीव जगत संचालित हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वनों की बताई गई है। हर तरीके से यहाँ पर फसलों के औषधि के आधार पर विभिन्न पद आधार पर इसको माना गया है। प्रकृति में चल रहे जल चक्र निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। जल चक्र का यहाँ पर पूछा है। मैंने आपको कहा था, देखिए बारिश सबसे पहली, जल जो है वाष्प बन के ऊपर उठता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। फिर मैंने कहा था देखिए कि अवक्षेपण क्या होता है। पहले मैं आपको बता देता हूं अवक्षेपण और वाष्पोत्सर्जन क्या है। देखिए वाष्पोत्सर्जन में भी क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि पेड़ पौधे जिस जल का उपयोग करते हैं उसको किसी न किसी प्रकार से शरीर से उत्सर्जित करते हैं। अब वो पेड़ पौधों के अंदर अगर बात करें तो वो वाष्प उत्सर्जन के रूप में करते हैं,
तो इसका मतलब ये जो वाष्प उत्सर्जन है इसमें भी जल बाहर निकल रहा है, जल से इसका जल चक्कर में कहीं ना कहीं ये भी वापस जल को पृथ्वी वायुमंडल में पहुंचा रहा है। यहां पर देखिए अगर बात करें अवक्षेपण, इसका मतलब क्या होता है? प्रीसेप्शन, इसका मतलब होता है वर्षण की प्रक्रिया या बारिश होना। तो इसका संबंध भी किससे है? जल चक्कर से, इसका भी है और इसका भी। प्रकाश संश्लेषण का कहीं भी सीधा सीधा संबंध कहीं भी इससे नहीं है। तो याद रखना इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा प्रकाश संश्लेषण। बाकी सभी के सभी जल चक्कर से संबंधित हैं। मैंने आपको स्टेप बताए थे पूरे, वाष्पन की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया, इसमें एक चीज नहीं दे रखी, ठीक है ना, और संघनन के बाद जो वर्षण की प्रक्रिया, ये तीनों स्टेप पहले आ चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा वाष्प उत्सर्जन भी याद रखना कि पेड़ पौधे जो वाष्प उत्सर्जन करते हैं उसका भी रोल जल चक्कर में है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का सीधा कोई संबंध नहीं है। निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र सहजीवी कौन है? स्वतंत्र रूप से जो सहजीवी कौन सा है? तो साथियों याद रखना, यहां पर सहजीवी पूछा है आपसे, स्वतंत्र, सॉरी माफी चाहूंगा, यहां पर पूछा है स्वतंत्र जीव कौन सा है, सहजीवी नहीं, सॉरी, स्वतंत्र जीव कौन सा है। सहजीवी में तो बात करते हैं हम राइजोबियम क्या, तो ये सहजीवी होता है, स्वतंत्र नहीं होता, ये तो पादपों के साथ रहता है, तो इसलिए इसे स्वतंत्र नहीं कह सकते। मैंने आपको दो नाम बताए थे, आपको याद हो, एक तो आपको बताया था मैंने एजोबैक्टर, एजोबैक्टर, और दूसरा बताया था मैंने आपको क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। अब देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा प्रश्न पूछा है स्वतंत्र जीव कौन सा है, तो क्लोस्ट्रीडियम और एजोबैक्टर दोनों ही स्वतंत्र जीव है। ये सहजीवी के रूप में नहीं होते, अकेले स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सहजीवी के रूप में हमने लेग्यूमिनेसी में तो राइजोबियम पढ़ा था, एलेग्यूमिनेसी में फ्रेंकिया पढ़ा था। इसके अलावा जो स्वतंत्र जीव मैंने बताए थे आपको कि जो सहजीवी नहीं है, सामान्य स्वतंत्र जीव है, उसमें दो जीव आते हैं, एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। और इनकी भी मैंने आपको अलग अलग बताई थी। अगर आपसे वायवीय और अवायवीय पूछ ले इनमें से वायवीय कौन सा है, तो मैंने आपको अवायवीय, इसमें अ शब्द जोड़ते ही अकेला, ये अकेला ही रहता है। अकेला ही रहने से मतलब है इस ऑक्सीजन की इसको जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये अवायवीय है, अवायवीय। तो ये अ शब्द इसके पहले जोड़ते ही शब्द बन गया अकेला, तो अकेलो, ठीक है। तो अकेलो स्टेडियम, स्टेडियम में अकेला गया है, तो याद रखना ये अकेला ही स्टेडियम में गया था, तो इससे याद रखना अवायवीय, इसको वायु नहीं मिली अकेले के जाने पर। और ये है एजोबैक्टर, एज से उम्र, उम्र से याद रखना, देखिए मैंने वायु बताई थी, वायु, आयु, उम्र, उम्र और एज का कहीं ना कहीं संबंध है, तो इस ट्रिक से मैंने कहा था ये वायवीय है और ये अवायवीय है, और दोनों के दोनों कैसे है? स्वतंत्र जीव है। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में घटित होता है। तो साथियों आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सभी स्टेप बताए थे। पहला स्टेप था नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा स्टेप था नाइट्रीकरण की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, जो NO2, सबसे पहले देखो क्या होता है, N2 जो होती है ये बदलती है NO2 में या NO3 में। यही Na2 NO3 NO2 NO3 जो होती है इसको फिर अमोनिया में बदला जाता है। इसे कहते हैं दूसरे स्टेप को अमोनीकरण, अमोनीकरण। फिर जो तीसरा स्टेप होता है, इस अमोनिया को वापस पेड़ पौधे होते हैं वो NO2 या NO3 में सॉरी, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये क्या बदल देते हैं, वापस नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है। और फिर हमने चौथा बात की थी यहां पर कि नाइट्रेट, ये जो यौगिक है वापस नाइट्रोजन में बदलते हैं, इसे हम कहते हैं विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। तो ये चार स्टेप आपको अच्छे से याद रखने हैं। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना कहलाता है क्या? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जबकि देखिए अगर आपसे ये पूछे कि इस स्टेप में देखो यहां पर भी NO2 NO3 बन रहे, यहां भी NO2 NO3, इसमें अंतर क्या हुआ, यहां अमोनिया से बन रहे, वहां नाइट्रोजन से बन रहे थे। नाइट्रोजन से बनते उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इनसे जब ये बनता है तो उसे अमोनीकरण, अमोनिया का बनना, और फिर नाइट्रोजन के यौगिकों का बनना नाइट्रोजन से ही या फिर अमोनिया से, तो इसे कहते हैं नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण के बाद में वापस नॉर्मल, वापस नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण हो रहा है, यानी सामान्य नाइट्रोजन में बदल रहा है इसको, तो इसे हम कहते हैं विनाइट्रीकरण। और इसका मतलब पूछा है विनाइट्रीकरण, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं विनाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है। तो साथियों यहां पर देखिए बात कर रहे हैं विनाइट्रीकरण का मतलब क्या है, क्या नाइट्राइट का नाइट्रेट में बदलना है, नाइट्राइट है ये, इसका इसमें बदलना ये तो नहीं है, नाइट्रोबैक्टर करता है ये काम, तो गलत है। अमोनिया का नाइट्राइट में बदलना, अमोनिया जो है उसका इसमें बदलना तो नाइट्रीकरण कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के यौगिकों का आणविक नाइट्रोजन में रूपांतरण, तो नाइट्रोजन के यौगिकों का आणविक नाइट्रोजन में रूपांतरण,
ये कथन बिल्कुल सत्य है। चौथा और देख लेते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। इसका मतलब हमारी सभी परिभाषाएं क्लियर हो चुकी है और उत्तर भी निकल कर आ गए। नेक्स्ट साथियों, जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था विनाइट्रीकरण क्या है। अब कौन सा बैक्टीरिया ये काम करता है, तो साथियों इसके अंदर देखो विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन का काम एक बेसिलस जीवाणु करता है। एक बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कहते हैं जिसको। इसका काम क्या होता है, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया करना, यानी नाइट्रोजन के यौगिकों को वापस नाइट्रोजन में बदलना। कार्बन चक्कर में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है, कार्बन चक्कर से संबंधित है, आप खुद देखकर पहचान सकते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और जीवाश्म ईंधनों को जलाना। देखिए, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से कार्बन ही पाया जाता है, जैसे कोयला वगैरह है, पेट्रोलियम है। तो ये सारे के सारे हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन है अपने। ठीक है, इसके अलावा बात करें श्वसन की प्रक्रिया। आप श्वसन में भी क्या पढ़ते हैं, देखिए श्वसन में हम पढ़ते हैं श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, T6H12O6। इसकी प्रक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या क्या बनता है, CO2, H2O और साथ में ऊर्जा। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं CO2 बन रही है, उत्सर्जन कर रहा है। तो इसका श्वसन का संबंध भी डायरेक्टली किससे है, हम कह सकते हैं अपने कार्बन चक्कर से है। और जीवाश्म ईंधनों को जलाना भी है। तीसरी बात हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए, हम श्वसन के माध्यम से हमने जो श्वसन किया था उसमें जो CO2 छोड़ी, अब ये चक्र के रूप में जब भी चलेगा ना, जब इस श्वसन का जो CO2 बनी थी ये वापस कैसे ना कैसे करके ऑक्सीजन में बदल जाए, ताकि हम ऑक्सीजन लेते रहें और वायुमंडल को CO2 देते रहें। और ये काम करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में यही प्रक्रम उल्टा चलता है ऐसे। और जैसे एग्जाम्पल, पेड़ पौधे वायुमंडल से लेते हैं CO2, ठीक है, और भूमि से अभी हमने बात किया था जो केसार्ड है, जिसको केसिका तो जल कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं पानी का जड़ों के माध्यम से। और फिर हमने बात की कि प्रकाश पेड़ पौधे यूज करते हैं और उनके पास पाया जाता है क्लोरोफिल। तो उस प्रक्रिया के द्वारा ये बना लेते हैं अपना C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस चरण को, इसी का उल्टा चरण कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी CO2 क्या हो रहा है, वायुमंडल में कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। तो उसमें हम बात करते हैं कार्बन चक्कर में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें होती है, कि कार्बन किस प्रकार से पूरे वायुमंडल के अंदर ट्रेवल कर रहा है। हम देखिए, इसमें मोस्टली दो ही प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली जो प्रोसेस है वो ये है श्वसन की, और दूसरी है सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश संश्लेषण की। इसके अलावा तीसरी स्टेप ये हम कह सकते हैं कि जो हम भूमि के ऊपर जो हम जीवों के माध्यम से जो पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी है, जीवाश्म ईंधन है जितने भी, तो उनका पेट्रोलियम या कोयले का दहन हम कर रहे हैं, तो उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके अलावा जो वाहन चल रहे हैं उसके धुएं से जो CO2 निकल रही है। पत्थरों के अंदर कार्बोनेट के रूप में CO2 है, ठीक है ना, CO3 है कार्बोनेट के रूप में पत्थरों के अंदर है। समुद्रों के अंदर भी कार्बन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये CO2 वगैरह इस सभी स्टेप में आती है, लेकिन इसका वाष्पोत्सर्जन से कोई संबंध नहीं। वाष्प उत्सर्जन में तो H2O यानी जल का उत्सर्जन कर रहे हैं, जो जल चक्कर से संबंधित है, ना कि कार्बन चक्कर से। नेक्स्ट है 21वां, सकल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% भाग किस में पाया जाता है? अभी हमने बात की थी जो महासागर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, तो कुल अगर बात करें ग्रोस ग्लोबल कार्बन का जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है महासागरों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में वापस होती है? तो हमने कहा था, देखिए ऑक्सीजन किसके द्वारा वापस होती है। तो अभी देखिए श्वसन पढ़ा था, तो श्वसन में तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा था, तो उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में वापस होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। बाकी देखो, जीवाश्म ईंधनों से CO2, ऑक्सीजन, देखो जीवाश्म ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और CO2 बनाते हैं। श्वसन में भी O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। कवक से, कवकों का इसका कोई सीधा संबंध है नहीं, क्योंकि कवक वगैरह है वो अलग अलग होते हैं, अपघटक वगैरह के रूप में। या यीस्ट जो होता है, यीस्ट तो होता है अवायवीय शोषण करता है, उसके माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि CO2 वगैरह बनती है अवायवीय में भी। लेकिन यहाँ पर कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ये भी कवक भी है जो शोषण के माध्यम से CO2 बनाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 का तो उपयोग होता है और O2 बनाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। रीजन भी समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्नों का, ये आंसर ही क्यों हुआ। मेन हमारे वीडियो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपको आया एक उत्तर बता दिया नेक्स्ट पर्सन पे बढ़ गया। हमारा मेन मकसद ये है, यही उत्तर क्यों हुआ, अन्य 3 उत्तर क्यों नहीं हुए इस प्रश्न के, इसको समझने के लिए ये वीडियो क्लासेस हमारी चलाई जा रही है।
तो वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। देखिए साथियों, अगर बात करें यहां पर, अगर बात करें कार्बन चक्र जो होता है, ये डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने थोड़ा सा अगर इकोसिस्टम पढ़ा हो तो आपको पता है कि जो सूर्य है वो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे लिए ऊर्जा का। सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश है ये आ रहा है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं इस प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, और इस प्रकाश के माध्यम से जो प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे भोजन बनता है, यानी और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी मुक्त की जाती है। तो भोजन जो C6H12O6 जो बना, ये किसके माध्यम से बना था? शुरुआत में CO2 के माध्यम से बना था, H2O के माध्यम से बना। तो कहीं ना कहीं कार्बन चक्कर जो है जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण का चरण पढ़ा था, वो सूर्य से डायरेक्टली पृथ्वी पर आते ये काम होता है। यहां से ये इन्हें हम कहते हैं एक प्रकार से प्रोड्यूसर, यानी उत्पादक। उत्पादक और उत्पादकों पे जो निर्भर करते हैं उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता हम उसे कहेंगे जो डायरेक्टली पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, जिसे हम शाकाहारी कहते हैं, ठीक है ना, कार्निवोरियस, सॉरी हर्बीवोरियस, ठीक है ना। हर्ब्स का मतलब होता है अपने शाक, यानी पेड़ पौधे, शाकाहारी। और दूसरा होता है अपना मांसाहारी, कार्निवोरियस। और तीसरा होता है अपना सर्वाहारी, ओमनिवोरियस। तो ये जो साथियों जो उपभोक्ता होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर शीर्ष उपभोक्ता होता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं सर्वाहारी जीव आते हैं, या जो बड़े मांसाहारी है वो आते हैं। जैसे मनुष्य हैं वो सर्वाहारी प्राणी है, वो शीर्षक हम सबसे ऊपरी ऊपर लेवल पे आते हैं। हाँ, एक व्यक्ति था लिंडमैन, उनके अनुसार एक बात जरूर याद रखना, ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया हुआ प्रश्न, इसलिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। उन्होंने कहा था कि जब एक ट्रॉपिकल, ये लेवल होते हैं, ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, टी जैसे ये ट्रॉपिकल लेवल है, इसके पास ऊर्जाई, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, पोषण स्तर होते हैं। जैसे जैसे अगले अगले जैसे इसका देखो, सूर्य का प्रकाश पादप पे आया, पादप के पास से आया तो उसने सबसे पहले जो शाकाहारी जीव थे इसको खाया। अब जो जितनी एनर्जी पादप के पास थी 100% इसके पास नहीं जाती, इसका केवल 10% हिस्सा ही अगले चरण में, अगले ट्रॉपिक लेवल पे पहुंच पाता है। इसे लिंडमैन का दशांश का नियम कहते हैं, दशांश, 10th ऑफ रूल कहते हैं इसे, यानी 10% हिस्सा ही अगली पीढ़ी में जा पाता है। अब जो अगला ये है, इसको मान लीजिए कोई मांसाहारी खा रहा है, तो इससे सिर्फ 10% हिस्सा ही ऊर्जा अगली पीढ़ी में जा पाएगी या अगले पोषण स्तर पे जा पाएगी। अगर हर बार जो ट्रॉपिकल लेवल होते हैं अगली पीढ़ी में या अगले चरण में 10% हिस्सा ही जा पाता है, बाकी 90% हिस्सा है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं लिंडमैन का दशांश का नियम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही सीधा सा उत्तर यही है कि कार्बन चक्कर है वो सीधे सीधे सूर्य के प्रकाश से और सीधे ही पोषक चक्र के रूप में शुरुआत होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ? तो साथियों इसका जो गठन हुआ था वो था 74 के अंदर, ठीक है ना, 74 के अंदर हुआ था, या 74, 74। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक सुनिए। इसको हम बोलते हैं 74, और इसी को मैं देखो अगर थोड़ा सा डिटेल के साथ वर्डों पर आप गौर करोगे तो देखिए एक शब्द सा बन रहा है, सेव अंटी 4। सेव कीजिए आंटी जी 4। किसके लिए सेव करूं? पानी को सेव कीजिए, प्रदूषण मत कीजिए, पानी को प्रदूषित मत कीजिए, ऐसे मत भाइये, पानी में कुछ भी मत कीजिए। तो आंटी जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेव आंटी 4, सेव आंटी 4 नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए पानी को प्रदूषित मत होने दीजिए, उसको बचाइए। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो 1974 में बना था, सेव आंटी 4, सेव आंटी 4 नेक्स्ट जनरेशन, या सेव आंटी 4 आवर चाइल्ड्स, आवर चिल्ड्रंस, या अपनी जो भी जनरेशन है इंसानियत के लिए, जो भी है जिस भी मकसद से आप कर रहे हो, पानी को प्रदूषित मत होने दीजिए। तो जल का प्रदूषण नियंत्रण करने का एक बोर्ड बना दिया, कंट्रोल करो कि पानी का कंट्रोल करो, सेव करो आंटी। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो हम जीव चक्र पढ़ रहे हैं वो दो टाइप के होते हैं, गैसीय जिसमें हमने कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाला पढ़ा है। इसके अलावा दूसरा अवसादी, जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी के नीचे हम कह सकते हैं कि विशेष प्रकार के अवशेषों के रूप में यहाँ पर अपने विशेष प्रकार का जमाव हो रहा है अंदर ही अंदर परतों के रूप में, उसमें फास्फोरस और सल्फर सम्मिलित हैं। तो फास्फोरस और सल्फर चक्कर है, ये अवसादी चक्कर है। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है वो गैसीय चक्कर है। निम्न में से किस मिश्रित चक्कर कहा जाता है? तो साथियों देखिए, वैसे तो फास्फोरस और सल्फर जो होता है, फास्फोरस और सल्फर दोनों कैसे हैं? मुख्य रूप से अवसादी है।
लेकिन जो सल्फर होता है ये सल्फोनेटाइनों के रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में या फिर सल्फोनेटाइनों के रूप में आगे चलकर गैस के रूप में भी पाया जाता है। तो सल्फर है वो थोड़ा-सा मिश्रित के रूप में माना जाता है। हालाँकि मुख्य रूप से अवसादी के अंदर ही है, लेकिन आपसे पूछे कि मिश्रित कौन-सा चक्कर है, तो सल्फर को कुछ पार्ट इसका हम उसमें भी काउंट करते हैं गैसीय चक्कर में, लेकिन मुख्य रूप से अवसादी है, इसलिए इसे मिश्रित चक्कर कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्कर निम्न में से मुख्य संग्राहक स्थलमंडल है। प्रश्न है वह जैव भू रासायनिक चक्कर जिसमें मुख्य संग्राहक, संग्राहक मतलब जो कलेक्ट करने वाला, जो चीजें जहां पर सबसे ज्यादा कलेक्ट हो रही है कौन से हिस्से में हो रही है, तो पृथ्वी की जो भू पर पट्टी है, जो जमीन वाला पार्ट है, उसके अंदर जो जमीन में फास्फोरस और सल्फर हो रहे हैं, जिसे हम अवसादी, हमने कहा था अवसादी चक्कर कहा था। तो अवसादी जो चक्कर होते हैं ये स्थल मंडल में होते हैं। आपने 3 मंडल पढ़े होंगे, जल मंडल, ठीक है ना, वायुमंडल और स्थल मंडल। तो अपना जो स्थल मंडल है, ठीक है ना, लिथोस्फीयर है, उसके अंदर कौन कौन से हैं अवसादी चक्कर है वो सम्मिलित है। नेक्स्ट, सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीकृत करने वाला जीवाणु है। तो साथियों यहां पर याद रखना, सल्फर को सल्फेट में, तो इसका नाम है थायोबेसिलस, का नाम है थायोबेसिलस। अन्य आपने एजोबैक्टर वगैरह स्वतंत्र जीव में उसमें पढ़ा था, जिसका काम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना था, ठीक है ना। इसके अलावा नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर वगैरह आपने पढ़े थे। कहां पर अमोनिया से आपने नाइट्रोजन के यौगिकों में उनको बदला था। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, थायोबेसिलस। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है, तो सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है वो है अपने महासागरों में। महासागरों का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है। तो ये अच्छा प्रश्न है, एसआई में शायद आया हुआ प्रश्न है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफान, आंधियां ये वगैरह होती है, तो ये कौन से मंडल में होती है, तो साथियों ये सारी की सारी प्रोसेस होती है अपने सौर मंडल के अंदर। जो अपना सौर मंडल है, ट्रोपोस्फियर है, उसके अंदर ये चीजें पाई जाती है। जबकि हमने कहा था समताप मंडल में ओजोन परत वगैरह होती है, टेम्परेचर लगभग समान सा रहता है, ठीक है। फिर आता है आयन मंडल और उसके बाद होता है बहिर्मंडल। बिजली चमकते समय उच्च ताप और दाब नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, तो साथियों मैंने आपसे कहा था कि जो तंडित झंझावात कहते हैं, या जिसे बिजली हम अपनी भाषा में कहते हैं, जो बिजली होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, हम कह सकते हैं एक प्राकृतिक तरीका है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। तो नाइट्रोजन के नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलना, ठीक है। यहां पर ये उत्तर सही माना जाएगा। ये इनको दोनों में बदल सकती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग किन प्रक्रिया में होता है, पसंद नहीं। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग किन प्रक्रियाओं में होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का उपयोग किस किस प्रक्रिया में हम करते हैं। श्वसन में, बिल्कुल श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है। दहन में, कोई भी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में, तो बिल्कुल नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वो भी ऑक्सीजन उसमें NO2 हो या NO3 हो तो उसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब होगा उपरोक्त सभी के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग होता है। जीवों में शुष्क भार का लगभग कितना % कार्बन है, तो ये थोड़ा सा डाटा आपको याद रखना। वैसे शुष्क भार का क्या होता है, किसी भी जीव में से यदि जल का जो पार्ट है उसको अलग कर दिया, मोस्टली जल शुष्क भार एक प्रकार से उसका प्रोटीन वाला पार्ट है, तो ये लगभग हम बात करें यहाँ पर जीवों में मुख्य रूप से लगभग कितना होता है, 49% होता है, ठीक है। महासागरों में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग शायद 67% है उसमें। यहाँ पर आप लगना 40 लगभग 9% होता है। निम्न में से कौन सा अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, अवायवीय, अभी नाम आया है अवायवीय। ए सब जोड़ा है किसके आगे, क्लोस्ट्रीडियम के आगे। तो क्लोस्ट्रीडियम जो है याद है ना आपको, मैंने आपको कहा था अकेला चला गया था, इसको वायु की जरूरत नहीं थी, अकेला स्टेडियम से याद रखना, अकेला स्टेडियम। और एक बात और बता देता हूं, यहां पर देखिए कुछ नाम आए हैं, नोस्टोक और एनाबिना, ये होते हैं शैवाल, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करने वाले शैवाल भी हैं, जीवाणु भी है, स्वतंत्र है, वायवीय है, अवायवीय, कई टाइप की चीजें हैं। इसमें शैवालों का नाम पूछे तो एक तो है नोस्टॉक, ठीक है, नोस्टॉक, और एक है एनाबिना। नोस्टॉक और एनाबिना ये होते हैं शैवाल जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट, एलिग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में किस प्रकार का सूक्ष्म जीव पाया जाता है, तो इसका बताया था मैंने, कौन सा पाया जाता है, फ्रेंकिया पाया जाता है, ठीक है। और नॉर्मली अपना राइजोबियम पाया जाता है लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में। निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्कर नहीं है, तो देखिए हमने अब तक कौन कौन से चक्कर पढ़े हैं, जल चक्कर हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन भी पढ़ा था, ऑक्सीजन पढ़ा था, कार्बन पढ़ लिया, फास्फोरस और सल्फर के भी नाम आए बीच में। लेकिन ओजोन परत है ना कि चक्कर है, जिसके बारे में भी मैंने आपको कंप्लीट बताया था। इसकी मोटाई डोप्सन में मापते हैं। अंटार्कटिका साइड में इसमें छिद्र भी देखा गया है, CFC है, मेथेन है, CO2 है,
इसके कारण जल वाष्प है, इसके कारण इसमें क्या होता है, छिद्र में इसका ओजोन का अपघटन भी हो रहा है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। लगभग पृथ्वी तल से इसकी हाइट हम कहते हैं लगभग 23 किलोमीटर ऊंचाई पर चलेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। और पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्यतः भूमिका निभाने वाला तत्व है। तो साथियों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होती है वो होती है मोलिब्डेनम में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका मोलिब्डेनम की होती है। हालांकि ये सभी तत्व आवश्यक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम आपके सामने आए और मुख्य तत्व आपसे पूछे तब उत्तर आपको मोलिब्डेनम करना है, MO। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर संबंधित है। देखिए ग्रीन मफलर क्या होता है, आप समझते हैं एक प्रकार की चादर, या फिर आपको स्पेशली सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें सड़क होती है, सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधों का, मतलब आपने देखा होगा कि सड़कों के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये एक प्रकार से वायु प्रदूषण हो, ठीक है ना, जो एयर पोल्यूशन वगैरह है उसको स्पेशली रोकने में इसका उपयोग है। और साथ ही साथ ये है पृथ्वी को क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार से प्रदूषित होने से बचा रहे हैं। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं किससे है, हम कह सकते हैं ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। भारत में वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है, तो ये है अपना देहरादून के अंदर, ठीक है ना। इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक सुनना। देखो प्रश्न क्या पूछा है, वन सर्वेक्षण, वन क्या होता है, हरियाली जहां पर हो, पेड़ पौधे ज्यादा हो। हैरा जहां है, दे हैरा, तो देखिए यहां पर नाम आ रहा है हैरा, दे हैरा, कि दे हैरा कर करके हर जगह हरियाली हरियाली कर दी कि दे हैरा, दे हैरा। हैरे से याद रखना, हैरा है तो हरियाली है, और हरियाली है तो वहां वन है। तो वनों का जो केंद्र है मेन, इसमें प्रश्न ये पूछा वन सर्वेक्षण, वनों का जाके सर्वे कहां पर कर सकते हैं, जहां पर ज्यादा वन होंगे, और वन होंगे वहां हरियाली होगी, तो हैरा से दे हैरा याद रख सकते हो। ठंडा मौसम में जो ठंडे मौसम में आप देखते हैं कुछ उष्ण कटिबंधीय जो पादप होते हैं उनको लगाने के लिए एक आवरण बनाया जाता है, ये किस अवधारणा पर आधारित है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जैसे अब हमने विद्युत सॉरी ओजोन वाला पढ़ा था, ओजोन अपघटन वाला, ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा हम हरित गृह प्रभाव जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या होता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इसका पहले तो देखिए दो नाम है, एक तो है ग्लोबल वार्मिंग, एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोनों चीजें वैसे तो है सिमिलर, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अंतर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का उपयोग हम एक प्रकार से इसका उपयोग मतलब पता कैसे चला इसके बारे में, कि जहां पर ठंडे मौसम होते हैं, जैसे मान लीजिए कश्मीर है, वहां पर कुछ ऐसे पादप लगाने जो मतलब ज्यादा ठंड में नहीं उगते, एक प्रकार से जिनको थोड़ी हीट चाहिए, गर्मी चाहिए। तो क्या किया जाता है, आपने फलों पर कई बार देखा होगा कि खेती वगैरह में ऊपर से प्लास्टिक लगा दिया जाता है, इस प्रकार से प्लास्टिक या शीशा लगा दिया जाता है। अब होता क्या, आपने घरों में भी देखा होगा कि जहां पर शीशे लगे होते हैं किसी रूम के अंदर, उसमें हीट आती है तो गर्मी ज्यादा रहती है उसमें। कारण क्या है, क्या जो प्रकाश आया है वो प्रकाश जा नहीं सकता था क्या वापस। तो साथियों प्रकाश अगर शीशे से आ सकता है तो जा भी सकता है, लेकिन दिक्कत किस बात की है, फिर दिक्कत इस बात की है कि मान लीजिए इसके अंदर प्रकाश आ तो गया, लेकिन अब पेड़ पौधे से जो CO2 गैस बनी, पेड़ पौधे क्या करेंगे, यहां पर शोषण करेंगे, शोषण के द्वारा वो CO2 गैस पेड़ पौधे भी छोड़ेंगे। अब पेड़ पौधे जो CO2 छोड़ेंगे तो CO2 की एक लेयर बन जाती है इस आवरण के चारों ओर। और ये लेयर क्या होती है, जो प्रकाश आया है प्रकाश चला भी जाता, लेकिन प्रकाश ये जो CO2 की लेयर है ये उष्मा के लिए अपारगम्य होती है, एक प्रकार से उष्मा को हीट को बाहर जाने नहीं देती, जिससे क्या होता है अंदर ही अंदर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जिसके कारण जो उष्ण कटिबंधीय इलाकों में लगने वाले पादप है वो ठंड में भी उगाए जा सकते हैं। तो इस अवधारणा पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, या जो घर बनाए जाते हैं ग्रीन हाउस घर है वो बनाए जाते हैं एक प्रकार से। अब इससे हमें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी पता चला, कैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर भी इसी प्रकार की क्या है, चारों ओर एक प्रकार से CO2 की लेयर बन रही है। जैसे जैसे पृथ्वी पर पेड़ों की कटाई ज्यादा होती जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जीव ज्यादा जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है शोषण के माध्यम से पृथ्वी पर इतने सारे जीव जंतु है जो साथ साथ शोषण में, अधिकतर जीव जंतु शोषण में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहे हैं। तो इतनी सारी CO2 है, अगर पेड़ पौधे काट देंगे तो इनको लेगा कौन। तो पृथ्वी पर CO2 का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आपने सुना होगा कि पर देखिए सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह है बुध ग्रह, लेकिन बुध से भी ज्यादा गर्म है शुक्र ग्रह। शुक्र करो कि आप शुक्र पे नहीं हो, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है अपने सौरमंडल में, जबकि सबसे नजदीक है बुध ग्रह। अब इसका गर्म ना होने से मतलब इसका ज्यादा गर्म होने का कारण क्या है, क्योंकि शुक्र ग्रह पे सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 गैस पाई जाती है। यही कारण है कि CO2 जो गैस है पृथ्वी पर इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और CO2 गैस करती क्या है, इसकी ये CO2 गैस एक ऐसा आवरण बना रही है पृथ्वी के वायुमंडल में चारों ओर, कि जो वाष्प जो प्रकाश आ रहा है, जो हीट आ रही है, उस हीट को रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक रही है, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल जो है पूरे विश्व है, विश्व उष्णता, क्योंकि पूरी विश्व की है वो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है।
जहां मैंने अभी आपको कहा था कि पहले समय में 0.03% CO2 मानते थे और अब इसका परसेंटेज लगभग 0.04 तक हो चुका है। ये पॉइंटों में परसेंट होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही हम पेड़ों की कटाई करते रहे, जीव-जंतु वगैरह अधिक जनसंख्या बढ़ती रही या जीव-जंतु द्वारा इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहा, तो क्या होगा कि CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा और CO2 लेवल बढ़ने से दिक्कत क्या होगी? टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ जाएगा तो सह लेंगे, एसी लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि पृथ्वी पर 71% पानी है और उसमें से भी बहुत अधिक इसका एक हिस्सा है जो बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर के रूप में है। बड़े-बड़े जो ग्लेशियर है मतलब बर्फ के रूप में एक प्रकार से पानी जमा हुआ है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ग्लेशियर पिघलेंगे। वो पिघलेंगे तो पृथ्वी का जो स्थल है, वो पानी का जो समुद्र इस साइड में समुद्र है, इस साइड में स्थल है, ग्लेशियर के रूप में है। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो धीरे-धीरे पानी का जो स्तर है वो ऊपर आएगा। पानी का स्तर ऊपर आएगा तो ये पूरी ज़मीन वगैरह है ये पानी में डूबकर सारे मर जाएँगे। तो इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है अपनी ग्लोबल वार्मिंग से पूरी पृथ्वी पर। इसलिए कहा जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। ये अपने ठंडे मौसम में उष्णकटिबंधीय पौधों को उगाने में इस कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। तो मेरे हिसाब से साथियों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट टेस्ट 12 का वीडियो सॉल्यूशन किया। काफ़ी अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक छोटा-सा ही टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। बाकी इसके अलावा भी थोड़ा-सा एनवायरनमेंट का, थोड़ा-सा इकोसिस्टम का, थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने अलग पोर्शन भी लेने की कोशिश की ताकि बाय चांस यहाँ से भी अगर कोई पार्ट आए क्योंकि एनवायरनमेंट डायरेक्टली अपने टॉपिक में कहीं है नहीं। अपना डायरेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और थोड़ा-सा हमारा स्पेस वाला पोर्शन इसमें जोड़ रखा है। लेकिन कहीं भी इनका सीधा-सीधा ज़िक्र नहीं है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा टच लेकर चल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में या अन्य कई एग्ज़ाम में इनसे संबंधित पर्सन आए हैं। उनको भी हमने पढ़ा और साथ ही साथ आपने खास करके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, मैं फिर से कहूँगा नाइट्रोजन चक्र इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी कार्बन है, ऑक्सीजन है, जल चक्र है, ये सारे सिंपल से हैं, इसके जो नाम भी आपने सुने हुए से हैं। बाकी इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है नाइट्रोजन वाले में वो थोड़े से ज़्यादा है, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, इसीलिए मैंने उसको डिटेल से समझाया। बाकी सभी टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन्स को एक अच्छा समय देकर हमने अच्छे से समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बायोलॉजी का भी वीडियो सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।